इमर्जिंग हिमाचल दे मंच ते सिद्धा ले चलते हैं। हम अपने इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मैं अपनी सहयोगी समीक्षा राणा जी और उनके साथ मनोज जोशी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी ताकि हम इस पैनल की शुरुआत कर सकें। उम्मीद करते हैं कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज में जो सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार काम कर रही है उसके बारे में अधिक जानकारी आप सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू समीक्षा राणा एंड जोशी जी। पंचायती राज मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ऐसे में एक साल से जिम्मा आप पर ये दिया गया है। अभी की अगर बात करें तो एक साल आपको मंत्री बने हुआ है, तो ऐसे में अनुभव कैसा रहा आपका और आने वाले समय में क्या आप बदलाव करना चाहते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश अधिकतर गाँव बसा हुआ है। करीबन 90% ऑफ द एरिया ग्रामीण क्षेत्र का बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में करीबन 3615 ग्राम पंचायत पड़ती हैं, 88 ब्लॉक्स, डेवलपमेंट ब्लॉक्स पड़ते हैं। और पिछले एक साल में हमने, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, सबसे बड़ी जो हमने कमी देखी वो हमने रूरल रोड्स की देखी। रोड्स लोगों ने, पंचायतों ने बनाई हैं, गवर्नमेंट ने बनाई हैं, ब्लॉक्स ने बनाई हैं, पर उनको पक्का करने का कोई प्रावधान जो है नहीं रहा। उसके ऊपर हमारा बहुत फोकस रहा है। साथ ही ग्राम पंचायत घर, जिसको बोलते हैं पंचायत घर, क्योंकि उसमें FCA कराना पड़ता था, FRA में वो कवर नहीं हो रहा था। उसके लिए अधिकारियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग ली सभी अधिकारियों से, और उसका जल्दी कराने का एक प्रोसेस जो है वो शुरू कराया, और अब FRA में जो है बहुत जल्दी पंचायत घर की सैंक्शंस आ रही हैं। पहले करीबन 33 लाख रुपए केवल मात्र जो है एक पंचायत घर के लिए होता था। हमने, सरकार ने जो है उसको बढ़ा के 1 करोड़ 14 लाख रुपए किया गया है। और कई पंचायतों में हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा, करीबन 300, पिछले एक साल में करीबन 320 ग्राम पंचायतों को करीबन 48 करोड़ 35 लाख रुपए ऑलरेडी हम लोग वितरित कर चुके हैं। और ज़िला परिषद के साथ में पंचायत समिति और डेवलपमेंट ब्लॉक्स की ही बिल्डिंग्स के लिए भी हम लोग करीबन 3 करोड़ रुपए ऑलरेडी हम लोग इशू कर चुके हैं। जो हमारी CHC रहती है, करीबन हम इसमें 26.81 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट से एक साल के अंदर ये भी वितरित हमने कर दिया है। और 536 CHC और सैंक्शन हमने कर चुके हैं। साथ ही DPRC की हमारी बिल्डिंग्स बनती हैं, और साथ क्योंकि उसमें ट्रेनिंग्स भी PRIs की रहती है, करीबन 30,455 PRIs की हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग्स इसमें पिछले एक साल में करा चुके हैं। आपदा के समय जो नुकसान हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है, तो उससे लेकर पुनर्वास कार्य किस तरह से किया जा रहा है, कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, जो इस बार ये आपदा आई है पूरे प्रदेश में, ये पहले कभी ना किसी ने देखी थी, और मैं कामना करता हूँ आगे भी कोई ना देखे। करीबन 16,000 घर जो टोटली डैमेज थे, 100% डैमेज जिसको बोल सकते हैं, वो थे। हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 1 करोड़ 30 लाख रुपए मिलता था डिज़ास्टर में। डिज़ास्टर का मैनुअल पहली बारी जो है कई बहुत वर्षों बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बढ़ाया, और 1,30,000 से को करके 7 लाख रुपए जो है डिज़ास्टर में उन्होंने फुली डैमेज्ड हाउसेस को वितरित करे हैं। मैं आपको साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, करीबन 4130 घर जो है, जो स्पेशल प्रोजेक्ट फेज़ 1 था, इसके लिए हम लोगों ने सैंक्शन करे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, और 701 हाउस हमने मुख्यमंत्री आवास योजना में ऑलरेडी एलोकेट हम लोग कर चुके हैं। और जितने भी ये घर हैं 16,000 जो फुली डैमेज्ड हैं, इसमें 7 लाख रुपए प्रति घर देने का जो है फेज़ में, वो हम लोगों ने प्रावधान जो है किया है। साथ ही क्योंकि बरसात के कारण लोगों के ज़मीनें धंस गई थी, किसी का आंगन गिर गया था, किसी का खेत गिर गया था, उसके लिए हमने, जिस दिन बारिश हुई, आपको याद होगा 9 और 10 जुलाई के करीबन भारी बारिश जो 9-10 जुलाई के आसपास हुई है, हम लोगों ने 12 जुलाई को ही नोटिफिकेशन कर दी थी। मनरेगा में पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती थी कि हम लोग प्राइवेट लैंड्स के अंदर
डंगे लगा सकें, रिटेनिंग वॉल्स लगा सकें, खेत में लगा सकें या बगीचे में। हमने प्रोविज़न जो है 12 जुलाई को किया कि कोई भी व्यक्ति जॉब कार्ड होल्डर मनरेगा का वो अपने आंगन में, अपने घर के पीछे, अपने खेत में रिटेनिंग वॉल्स या पाथ जो है जो क्षतिग्रस्त हुए हैं वो बना सकता है। उसके लिए 1 लाख रुपए प्रति जॉब कार्ड हम लोगों ने प्रोविज़न किया, जिसके तहत मैं आपको बताना चाहूँगा करीबन 1085 करोड़ रुपए जो है लोगों ने सैंक्शन कराए हैं पूरे हिमाचल में, जिसमें 40% वर्क जो है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। आपने विधानसभा में एक बयान दिया था, सवाल के जवाब दिया था कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना बंद होने वाली है। अगर वो बंद हो जाएगी तो सरकार उसको कैसे मैनेज करेगी, और लोगों को घर तो चाहिए। देखिए मेरे को लगता है कि केंद्र सरकार जो है हिमाचल के प्रति एक सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं बताता हूँ कैसे कर रही है। मनरेगा जो है एक सोच के अनुसार आया था। सोच क्या थी? टू एम्पावर पीपल। लोग हिमाचल क्योंकि संपन्न क्षेत्र है, सभी के पास ज़मीनें हैं, लैंडलेस बहुत कम लोग हैं लैंडलेस। पर अगर आप तमिलनाडु जाएं, अगर आप आंध्र प्रदेश जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, तेलंगाना जाएं, हम लोग खुद वहाँ जाके आए हैं, वहाँ एक व्यक्ति जो है चाहे महिला है, कुछ क्षेत्रों में उनके ग्रामीण क्षेत्रों में महिला है चाहे पुरुष है, मैंने खुद देख के आया हूँ, मैं अपने शरीर के ऊपर केवल एक ही कपड़ा पहनते हैं, ऐसे हालात भी हैं। इस सोच के साथ जो है मनरेगा को लाया गया था, और ताकि उनका रोज़गार जो है वो वहीं पे अपने गांव में भी कर सकें और फेज़ वाइज कर सकें। पहले अपनी ज़मीन जो है वो डेवलप करेंगे, उसमें पानी का प्रोविज़न करेंगे, तालाब बनाएंगे, फेंसिंग करेंगे, पेड़ लगाएंगे। ये बड़े फेज्ड वाइज लाया गया था लोगों को फ़ायदा देने के लिए। और पहले आपको ध्यान होगा कि हमारे क्षेत्रों में, हिमाचल में बाहर के लेबर जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की, आंध्र प्रदेश की बहुत ज़्यादा आती थी। उसके बाद लोग वहीं रुक गए, अपने गांव को डेवलप करना मनरेगा के थ्रू शुरू किया है। इवन जो भी हमारा कोरोना काल था उस टाइम भी अगर मनरेगा नहीं होता तो मैं समझता हूँ लोगों को भूखे मरना पड़ता। ये एक योजना जो लाई गई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बजट सत्र में जो है, पिछले बजट सत्र जो केंद्र का बजट आया था, उसमें 20,000 करोड़ रुपए की कटौती जो है मनरेगा में करी गई, जिससे कि नुकसान जो है पूरे देश को मनरेगा में होगा। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, केंद्र जो है 1,30,000 रुपये नॉर्म्स अपने हैं सेंटर के, कोई इसमें बात नहीं है, चाहे IDP है, BPL है, SC ST है, उनके लिए अलग प्रोविज़न रखे गए हैं। लेकिन पिछले साल का हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना में आया था, पर अभी आगे से हमारे को जो है नेक्स्ट ईयर से हमारे को आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बंद हो जाएगा। इसका डायरेक्ट फ़र्क जो है वो आम जनता के ऊपर, जिन्होंने घर बनाना है उसके ऊपर पड़ेगा। और मैं साथ में ये भी समझता हूँ इसका बोझ जो है जो सरकारें हैं, स्टेट फंड्स हैं, सरकारें हैं, उनके ऊपर ज़रूर आएगा इसका बोझ, क्योंकि लोगों की तो डिमांड रहेगी। हर आदमी संपन्न नहीं है। आज भी करीबन 500 या 600 घर प्रति वर्ष आते हैं केवल मात्र। हमारे 88 ब्लॉक हैं, 88 ब्लॉक में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 या 6 केवल मात्र 5 या 6 जो हैं बहुत बहुत शुक्रिया वो सर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत करें। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत करें। मुख्यमंत्री अपने 1 साल के कार्यकाल जो है वो पूरा कर चुके हैं और इसे लेकर आज जी मीडिया के साथ पहुंचे हैं, खास बातचीत करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त यहाँ पहुंच चुके हैं, तो इस पैनल को हम यही खत्म करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर खास बातचीत के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समीक्षा। जोशी जी। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्लीज। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे हैं।
जी बिल्कुल सर, मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ यहीं पर बने रहें। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने सहयोगी संदीप सिंह को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। उम्मीद करते हैं कि आज का ये पैनल डिस्कशन जो सर के साथ होगा बहुत ही फ्रूटफुल होगा और काफ़ी योजनाएं जो सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार ने आम जनता के लिए बनाई हैं उनके बारे में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। ओवर टू यू संदीप सिंह। थैंक यू पवित्र। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि बिजी शेड्यूल में आप जो हैं वो समय निकाल कर आए। सर, बिना देरी करते हुए पहले सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगातार टूरिज़्म जो है वो बढ़ता जा रहा है, आपने एक स्टेटमेंट दिया कि हिमाचल प्रदेश को पूरे देश का टूरिज़्म कैपिटल बनाएंगे, कैसे सर? देखिए, आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म क्षेत्र में फिर अपने पांव पर खड़ा हुआ। कल शाम को ही मैंने शिमला में विंटर कार्निवल का इनॉग्रेशन किया। फर्स्ट टाइम हम विंटर कार्निवल 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक मना रहे हैं। और टूरिज़्म कैसे बढ़े उसको पहले स्टडी करना पड़ता है। बच्चे आते हैं, ओल्ड टूरिज़्म आता है, यंग टूरिज़्म आता है, हेल्थ के क्षेत्र में, टूरिज़्म के क्षेत्र में लोग आना चाहते हैं। उसकी एक स्टडी की गई। हम टूरिस्ट को 2 दिन कैसे रुकवा सकते हैं, 3 दिन कैसे रुकवा सकते हैं, 4 दिन कैसे रुकवा सकते हैं, वो सब प्रकार से स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार कोशिश कर रही है जितने अपने संसाधन हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए। फिर हाई एंड टूरिस्ट आएगा, सब प्रकार का टूरिज़्म हम डेवलप करना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल से 1.5 करोड़ लोग हिमाचल प्रदेश में आए। उसकी अकोमोडेशन चाहिए। अकोमोडेशन भी आपको चाहिए कि इतने लोग आए हैं तो क्या इतने होटल है, क्या इतनी जगह है? तो हमने अभी होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी दी है। 9000 के करीब हमारे होटल्स हैं और होम स्टे में भी काफ़ी लोग हैं, पर वो रेगुलेट नहीं है। किसी ने अपने घर में बना लिया, कोई मिस हैपनिंग होगी तो हमने उसको रेगुलेट करने के लिए भी और अभी कानून बनाकर हमने होम स्टे को भी लीगलाइज करने की प्रयास किया है। और टूरिज़्म को आने वाले 5 साल में वाटर बॉडी से संबंधित टूरिज़्म, हिमाचल में बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य है और 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है। नॉर्दर्न इंडिया के हम लंग्स हैं, यानी कि दिल्ली हरियाणा में जो ऑक्सीजन जाती है वो हिमाचल के जंगलों से ही जाती है। उत्तराखंड में भी इतना जंगल नहीं है। तो बिग हिमालय है, मिड हिमालय है, शिवालिक हिल्स है, प्लेन है। इन सबको एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म महज सिटी में ना रहकर कि शिमला चले गए, मनाली चले गए, धर्मशाला चले गए, और किस प्रकार से आदमी उस टूरिज़्म का लुत्फ़ उठाए और जब जाए तो दिमाग में एक सुकून लेकर जाए कि मैं हिमाचल गया था और मुझे ये चीज़ मिली। हाल ही में यूएई का दौरा करके आए हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स से आपने मुलाकात की है। क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी तरीके से बढ़ने वाली है? देखिए, हमने पहले ही बजट में अपने 5 साल की दिशा तय कर दी। हम इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट में बांटते हैं और मेरा इंटरेस्ट हिमाचल की प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक स्थिति और टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हमने कौन सा पार्ट है, ए पार्ट में हमने रखा है टूरिज़्म हो, हाइड्रो हो, फूड प्रोसेसिंग हो, आईटी हो, डाटा सेंटर हो। उस इंडस्ट्रीज़ के लिए हमारे आज आए और कल पैसा लगाए, हम उसको 1 हफ्ते के अंदर ओपन पॉलिसी के तहत परमिशन देंगे। दूसरी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास बद्दी में बहुत आ चुकी है, दूसरी जगह भी आ चुकी है और वहाँ अगर इंडस्ट्री आना चाहते हैं उनके लिए भी स्वागत है। लेकिन हम अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही टूरिज़्म को, इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं जो उसके साथ मैच करे। हमारे पास एक और चीज़ बताएं, हिमाचल प्रदेश में स्नोमाउंट एरिया जो है, स्नोमाउंट जो बर्फ़ से ढके पहाड़ है, ग्लेशियर है, मोर देन स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा हिमाचल के पास स्नो पड़ती है, ग्लेशियर्स है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे थोड़ी कमियां हैं। वो थोड़ा हमारे पास पैसा भी हम खर्च नहीं करते थे, इस बार हमने बजट में उसका प्रावधान किया है। और जो यूए की बात आपने की है उसमें हमने इसी सेक्टर में उनको बुलाया है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बनाया। वो आना चाहते हैं, रियल स्टेट में एमआर का आना चाहता है। रियल स्टेट के साथ हम टूरिज़्म एक्टिविटीज़ क्या करना चाहते हैं उनका एक कंसेप्ट प्लान जब हमें देंगे
तो हम करेंगे उसको। सर, कनेक्टिविटी जो है वो किसी भी क्षेत्र के विकास में अहम रोल रखती है। सड़क की डेवलपमेंट्स जो हैं वो पिछले कुछ सालों में देखी गई हैं। एयर कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो आज भी हिमाचल प्रदेश में पहुंचने के लिए बहुत महंगी हवाई सेवा का जो है वो परेशानी सबसे बड़ी रहती है। रेलवेज़ की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडगेज रेलवे लाइन भी अभी फ़िलहाल एक्सपेंड नहीं हो पाई हैं। तो इस और जो है वो कोई प्लान सर सरकार का? आपने बहुत अच्छी बात की। अब कोई शिमला आएगा और 2 दिन उसको वॉमिटिंग ही आती रहेगी तो कौन आएगा? तो हमने पहले बजट में पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हेलीपोर्ट से जुड़ने की कोशिश की। हेलीपोर्ट से जब जुड़ जाएंगे तो चंडीगढ़ से शिमला का सफ़र 18 मिनट्स का रह जाएगा। पूरा हमारा जो स्टेट है वो 1 घंटे में आप कवर अप कर लेंगे। और एयरपोर्ट हमारे पास 3 हैं लेकिन छोटे हैं। अब वो कोई 22,000 रुपया किराया 1 वे का खर्च के क्यों आएगा? वो बाहर चला जाएगा। पर फिर भी आते हैं क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य हिमालयाज़ उनको खींच कर लाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। पहले हम टूरिज़्म कैपिटल कांगड़ा को बना रहे हैं और उसको हमने टूरिज़्म कैपिटल का दर्जा दिया है। उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इस मार्च तक हम लैंड एक्विजिशन कर देंगे और हेलीपोर्ट हमारे अगले 2026 तक धरातल पर आ जाएंगे। उनके लिए बजट एलोकेट कर दिया गया है। तो इस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और जो रोड्स कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रोड भी हम स्टेट कर रहे हैं। ये भी 2-3 साल में पूरे धरातल में आएंगे क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पहले जो बजट होता था पिछले 40 साल से 5 करोड़ था। इस बार हमने 3000 करोड़ उसका बजट रखा। जी, अगर बात करें बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और प्रदेश जो है वो भी इससे अछूता नहीं है। आपने संकल्प पत्र में बात की थी रोजगार दिलाने की युवकों को, तो क्या कुछ जो है प्रदेश में आपकी सरकार क्या कुछ कार्य कर रही है ताकि आने वाले समय में जो है बेरोजगारी पे हम कह सकते हैं एक लगाम लगाई जा सके? देखिए, बेरोजगारी कम की जा सकती पर ये स्टैंडिंग स्लोगन्स होते हैं। हर चुनावों के वक्त आते हैं, देश में इतनी बेरोजगारी है। सही दिशा में युवा को रोजगार कैसे मिले इस दृष्टि से काम करते हैं। अब राजनीतिक दल के लोग सरकार में जो नौकरी लग जाता उसको रोजगार मानते हैं। हमने कहा कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। तो पहले तो माइंड सेट जो है, सोच को बदलने की ज़रूरत है। सोच कब बदलेगी? जब उनको लगेगा कि मुझे अश्योर्ड इनकम हर महीने मिलेगी। नहीं तो सरकार में सोचता कि 15,000 से आराम से मिल रहा है, मिलेगा तो सही ना। तो हम उस दृष्टि से राजीव गांधी ई व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं, यानी कि जो ई टैक्सी खरीदेगा, 35,000 टैक्सीज हिमाचल प्रदेश में हैं। आप बताइए कितना उनका भी डीजल का कितना धुआं पैदा होगा। तो हमने कहा एक टैक्सी जो खरीदेगा, अगर वो 20 लाख की टैक्सी आएगी तो उसको 10 लाख का सब्सिडी मिलेगी और अश्योर्ड इनकम मिलेगी 40 से 50,000 रुपये मंथ। और उसका अब 5 जनवरी को उसकी डेट पूरी, उसका रिस्पांस देखिए, काफ़ी लोगों ने उसके अप्लाई किया। उसी तरह सेल्फ रोजगार की तरफ उनको बढ़ाना पड़ेगा। जिनके पास लैंड है, हमारे हॉस्पिटलिटी सेक्टर में मैं जहाँ भी जाता हूँ, देश में भी विदेश में भी, वहाँ हिमाचल के लोग जरूर मिल जाते हैं। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में सब रखे होते, कोई 50 से 25-20 हज़ार में कोई। तो हमने कहा अगर आपके पास घर में लैंड है तो सरकार आपकी लैंड पर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाइए और सरकार आपको, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी लैंड लेके आपको 20,000 रुपये महीना देगी। तो उस योजना को भी हम शुरू कर रहे हैं। फिर दूसरा, नेचुरल प्राकृतिक खेती। आजकल जो हम खाते हैं ना, उस दृष्टि से भी हमें थोड़े गौर करने की ज़रूरत है। तो नेचुरल खेती की तरफ भी हम एक योजना लेके आ रहे हैं कि हमारा युवा हमारे वातावरण के हिसाब से उसमें कोई खाद ना डले, कोई कुछ ना डले और उस ढंग से उसको डेवलप करे। तो उसकी योजना अगले बजट में आएगी। पर हमारी जो प्रॉब्लम क्या है, आर्थिक तंगी से हमारा प्रदेश जूझ रहा है और हमारी 75 लाख की पॉपुलेशन है। 75 लाख की पॉपुलेशन के बाद उसके बाद आपदा आई। आप ये भी देखिए कि आपदा के बाद हमने हिमाचल प्रदेश के टूरिज़्म को फिर अपने पांव पर खड़ा किया। और पिछले दिनों से मुझे रिपोर्ट्स आ रही है, चाहे मनाली है, धर्मशाला है, कसौली है, शिमला, सब फुल चल रहे हैं। होम स्टे वाले भी फुल चल रहे हैं। वो हमारी डेडिकेशन ही थी कि कोई जब आपदा आई तो 75,000 लोग कुल्लू में फंसे हुए थे, टूरिस्ट, और 15,000 गाड़ियाँ थी। एक लूटपाट अराजकता का माहौल होता वो बिल्कुल नहीं था।
जो बेचारे होटल वाले, जब उनके पैसे खर्च हो गए तो होटल वालों ने पैसे भी नहीं लिए। तो ये है हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। तो हम टूरिज़्म में अब दोबारा से खड़े हुए हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की ज़रूरत है, पर थोड़ी हमारी कमी है, उसको कमी को भी हम दूर करेंगे। ठाकुर साहब, आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। जिस तरीके से सरकार का विजन है कि स्टेट को ग्रीन स्टेट बनाया जाएगा, उस पर 1 साल पूरा होने पर क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा? देखिए, जब मैं इस बजट बना रहा था तो अधिकारियों को लगा कि ये पूरा बजट ही बदल दिया है। तो मैंने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए कि बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन का। तो बोले क्या ये कौन सा बजट है, क्या करना है, रूटीन गवर्नमेंट चले। हमने उसमें परिवर्तन किया। हमने टारगेट किया है, सफलता और असफलता उस पर निर्भर रहती है हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या है। हमने 2026 तक हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, HRTC, इन सब को हमने इलेक्ट्रिकल करने का बात की है। 6 ग्रीन कॉरिडोर हमने बनाए, जिस पर अब चार्जिंग स्टेशन हमारे लगने शुरू हो चुके हैं। तो जब चार्जिंग स्टेशन लगेंगे तो ई-व्हीकल भी हमारी बहुत चलेगी। प्रयास है, सोच है, और उसमें सफलता ना मिलना अलग बात है, पर मुझे लगता है कि हम सफल होंगे। और जो भी हमारी स्टेट है वो 2026 तक कोशिश करेंगे कि हम वो ग्रीन स्टेट बने। और इस दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश के हर जगह चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। अभी योजनाएं जब धरातल पर आती है, नज़र तब आता है, तो थोड़ा समय दीजिए, धरातल पर आएगी। ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम समय में हमने कोशिश की कि महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो आपसे उनके जवाब ले लिए जाएं। ओवर टू यू पवित्र। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप जी, इसको आगे बढ़ाने के लिए। मैं चाहूँगी कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे साथ मंच पर बने रहिए। साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूँगी अपने एडिटर श्री दीपक धीमान जी को कि वह स्टेज पर पहुँचे, ताकि हम फेलिसिटेशन का जो प्रोसेस है उसे शुरू कर सकें। सबसे पहले तो सीएम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने कम समय में हमारे बीच पहुँचे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो थे, चाहे वो हिमाचल के टूरिज्म को लेके हो, या फिर कनेक्टिविटी को लेके हो, या फिर अर्थव्यवस्था को लेके हो, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो कि हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं। फेलिसिटेशन के प्रोसेस को शुरू करते हुए मैं मंच पे सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मिस्टर विशाल आनंद, फाउंडर एंड प्रो चांसलर शूलिनी यूनिवर्सिटी। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे। मिस्टर विशाल आनंद, फाउंडर एंड प्रो चांसलर शूलिनी यूनिवर्सिटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अचल छाबड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर एवेनियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूं मिस्टर अचल छाबड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर एवेनियर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आगे मैं बुलाना चाहूंगी श्री राज मल्होत्रा, मैनेजिंग डायरेक्टर राज मल्होत्रास IAS स्टडी ग्रुप। IAS कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए इनका इंस्टीट्यूट जाना जाता है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आगे मैं बुलाना चाहूंगी मैनेजिंग डायरेक्टर जनता पाइल्स क्लिनिक डॉक्टर राहुल। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर राहुल, मैनेजिंग डायरेक्टर जनता पाइल्स क्लिनिक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दिनेश मोहन, होम्योपैथिक फिजिशियन, मोहन होम्यो क्लिनिक। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाता है। डॉक्टर दिनेश मोहन, होम्योपैथिक फिजिशियन, मोहन होम्यो क्लिनिक्स। उनके साथ उनका परिवार भी इस समय यहां मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ सबका स्वागत और धन्यवाद। श्री राजेश चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर, जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाता है। श्री राजेश चोपड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर। गुरप्रीत सिंह मेहरा, मैनेजिंग डायरेक्टर, इजी मैरिज ब्यूरो। गुरप्रीत सिंह मेहरा, मैनेजिंग डायरेक्टर, इजी मैरिज ब्यूरो, जो कि मैच मेकिंग में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। मनदीप सिंह औलख एंड कुदरत दीप सिंह, इन दोनों का मैं स्वागत करती हूं। फाउंडिंग एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, मनदीप सिंह औलख और कुदरत दीप सिंह।
फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे मैं बुलाना चाहूंगी कपिल धीमान, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सो ड्रग। जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। कपिल धीमान, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सो ड्रग्स। प्रेम ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर द नीलकंठ होटल्स एंड कॉटेजेस प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाता है। प्रेम ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर द नीलकंठ होटल्स एंड कॉटेजेस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे मैं निवेदन करती हूं श्री अनिरुद्ध सिंह जी से, कैबिनेट मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि अनिरुद्ध जी मंच पर पहुंचे हमारे बीच। श्री अनिरुद्ध सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच अपना बहुमूल्य समय निकालकर पहुंचने के लिए। अब मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आज के चीफ गेस्ट हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे बीच पहुंचने के लिए, धन्यवाद। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि लंच रेडी है, प्लीज लंच करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।